इंस्पेक्टर बख्शी उस रात नाइट ड्यूटी कर रहे थे कि तभी उनके टेबल पर रखा हुआ फ़ोन बज उठा। हेलो सर, मैं रितिका बोल रही हूँ। यहाँ बिस्तर पर मेरी मम्मी पड़ी हुई हैं। उनकी दोनों आंखें खुली हुई हैं और उनकी सांस भी शायद बंद है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। रितिका घबराए हुए इंस्पेक्टर बख्शी से बोली। आपने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया? इंस्पेक्टर बख्शी ने पूछा। नहीं सर, मैंने सबसे पहले आपको ही फ़ोन किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ठीक है, आप घबराइए मत, मैं अभी आता हूं और साथ में एम्बुलेंस को मैं ही फ़ोन कर देता हूं। इंस्पेक्टर बख्शी ने अपनी गाड़ी निकाली, अपने साथ दो हवलदार को लिया और निकल पड़े। जो एड्रेस उन्हें दिया गया था वो एक पॉश सोसाइटी का था, तो वो उसी एड्रेस के मुताबिक सी टावर 11th फ्लोर फ्लैट नंबर 1104 में पहुंच गए। फ्लैट पर वहां आसपास रहने वाले लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। इंस्पेक्टर बख्शी ने वहां से लोगों को दूर हटने के लिए कहा और फ्लैट के अंदर गए। वहां बिस्तर पर एक औरत पड़ी थी जो मर चुकी थी और उसी के बगल में बैठी रो रही थी एक लड़की जो करीब 20 से 22 साल के बीच रही होगी। इंस्पेक्टर बख्शी ने उससे पूछा, आप ही ने हमें फ़ोन किया था? हाँ सर, मेरा नाम रितिका है और मैंने ही आपको फ़ोन किया था। इस फ्लैट में कितने लोग रहते हैं? सर, यहाँ मेरी मम्मी रहती हैं और एक नौकरानी गायत्री। रितिका गायत्री की ओर अपनी एक उंगली से इशारा करती हुई बोली। गायत्री वहाँ दरवाजे के पास खड़ी अपने दुपट्टे को अपनी उंगलियों पर लपेट रही थी। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो घबराई हुई थी। अभी इंस्पेक्टर बख्शी उससे कुछ पूछते उससे पहले ही वो बोल पड़ी, अरे साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो सर्वेंट रूम में सो रही थी। घर का लैंडलाइन फ़ोन बहुत देर से बज रहा था और अम्मा फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो वही देखने मैं गई तो देखा कि अम्मा यहाँ बिस्तर पर पड़ी हैं। मैंने तो तुरंत ही रितिका मैडम को फ़ोन कर दिया था। आप खुद ही पूछ लीजिए इनसे। इंस्पेक्टर बख्शी ने थोड़ा सोचते हुए फिर रितिका से एक सवाल किया, आप यहाँ अपनी मम्मी के साथ क्यों नहीं रहती हैं? सर, वो एक्चुअली यहाँ से मेरा कॉलेज बहुत दूर पड़ता है, इसीलिए मैं कॉलेज के पास ही एक कमरा लेकर रहती हूँ और वीकेंड पर यहाँ अपने घर कभी कभी चली आती हूँ। ठीक है, आपकी मम्मी की मौत संदिग्ध है तो पोस्टमार्टम होगा और पूरी तफ्तीश होगी, तो आप लोग तैयार रहिएगा। इंस्पेक्टर बख्शी कुछ दिन बाद फ्लैट पर दोबारा आए। सर, कुछ पता लगा मम्मी की मौत कैसे हुई थी? रितिका ने इंस्पेक्टर बख्शी से सवाल किया। अभी तो तफ्तीश शुरू हुई है और जहां तक रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात, तो उसमें अभी टाइम लगेगा। खैर, आप ये बताइए कि इस फ्लोर पर आपके फ्लैट के अलावा और कितने फ्लैट हैं? सर, 2 फ्लैट और हैं। ठीक है, तो चलिए मिलवाइए अपने उन पड़ोसियों से। रितिका के फ्लैट नंबर 1104 के सामने था फ्लैट नंबर 1105। रितिका ने उस फ्लैट की डोरबेल बजाई तो हार्दिक और उसकी बीवी रचना बाहर आए। देखिए, ये जो आपके सामने फ्लैट नंबर 1104 में मौत हुई है, हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि ये नेचुरल डेथ तो नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि उनका मर्डर हुआ है। मैंने आपके बिल्डिंग के लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज चेक कराई है। आप लोगों के इस 11th फ्लोर पर कोई भी बाहरी आदमी नहीं आया, तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर कत्ल हुआ है तो कातिल भी या तो कोई घर का ही है या फिर आस पड़ोस का। अब आप लोग पड़ोसी हैं, तो बताइए अगर आपने कुछ देखा हो या आप लोगों को कुछ पता हो। इंस्पेक्टर बख्शी ने हार्दिक और उसकी बीवी रचना से पूछा। कुछ देर दोनों शांत थे, फिर अचानक रचना बोल पड़ी, अरे सर, हम लोग एक अच्छे पड़ोसी हैं। आप रितिका से ही पूछ लीजिए। उसकी मम्मी के साथ हमारा खाना पीना उठना बैठना सब था। रितिका की मम्मी तो इस बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा हम ही लोगों पर भरोसा करती थी, तो हम भला उन्हें क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? हाँ, लेकिन एक आदमी है जो ऐसा कर सकता है। रचना का पति
हार्दिक रचना को चुप कराने की कोशिश करने लगा तो रचना उससे बोली, अरे चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए, जो सच है वो सच है। अरे सर, ये हमारे बगल में जो फ्लैट नंबर 1106 है ना, इसमें इरफान और उसकी वाइफ रहते हैं। अरे सर, ये लोग तो मानो हमेशा लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं। एक दिन इनकी लड़ाई रितिका की मम्मी से भी हो गई थी और इरफान ने उन्हें देख लेने की धमकी दी थी। और जब उनका मर्डर हो गया तो ज़रूर इसमें मुझे लगता है कि इरफान और उसकी बीवी का ही हाथ होगा। इंस्पेक्टर बख्शी ने फ्लैट नंबर 1106 की डोरबेल बजाई, जिसमें इरफान रहता था। दरवाज़ा खुला तो सामने इरफान खड़ा था। इंस्पेक्टर बख्शी के कुछ बोलने से पहले ही इरफान बोल पड़ा, सर मुझे पता था कि पुलिस हमसे पूछताछ जरूर करेगी, उससे पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सर, ये घर मेरा भी है, तो इसमें मैं कुछ भी खा पी सकता हूँ या फिर जैसे भी चाहे रह सकता हूँ। अब पता नहीं 1104 वाली आंटी को मुझसे क्या प्रॉब्लम थी। वो बोलती थी कि हमारे घर मांस मछली बनता है और बदबू उनके घर तक जाती है। अब सर, किसी के घर कुछ बनेगा तो खुशबू तो आएगी ही ना। अब सर, उसी बात को लेकर उस दिन हमारी थोड़ी बहस हो गई थी और मैंने गुस्से में उनसे बोल दिया था। लेकिन सर, मैंने बाद में जाकर उनसे माफ़ी भी मांग ली थी। लेकिन ये बात आपको कोई थोड़ी ना बताएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी, इंस्पेक्टर बख्शी ने इरफान से कहा। इरफान बोला, सर लेकिन आपने 1105 में रहने वाले हार्दिक और रचना के घर की तलाशी तो ली नहीं थी। देखो, ये मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है, तुम मुझे मत सिखाओ, इंस्पेक्टर बख्शी ने इस बार इरफान से थोड़ा गुस्से में बोला। 15-20 मिनट इरफान के घर की तलाशी लेने के बाद वो वहां से लौट गए। करीब एक हफ्ते बाद इंस्पेक्टर बख्शी ने रितिका को फ़ोन किया। हेलो, तुम्हारी मम्मी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उनकी मौत दम घुटने से हुई थी। किसी ने तकिए से उनका नाक और मुंह जोर से दबा दिया था, जिससे वो सांस नहीं ले पाई और उनकी मौत हो गई। रितिका ने पूछा, लेकिन सर ये किसने किया था? देखो, अभी तो मैं फ़ोन पर तुम्हें इतना ही बता पाऊंगा कि वो तुम्हारे 11th फ्लोर का ही कोई था। बाकी मैं तुम्हारे घर आकर बताता हूँ। इंस्पेक्टर बख्शी 11th फ्लोर पर गए और उस फ्लोर पर मौजूद 3 फ्लैट नंबर 1104, जहां अभी रितिका और नौकरानी गायत्री रहते थे, फ्लैट नंबर 1105 जहां हार्दिक और उसकी बीवी रचना रहते थे, और फ्लैट नंबर 1106 जहां इरफान और उसकी बीवी रहती थी, सबको इकट्ठा कर लिया। इंस्पेक्टर बख्शी बोले, कातिल का पता चल गया है और वो आप लोगों में से ही कोई एक है। रितिका की मम्मी की जब डेथ हुई थी तो उनके बेड के पास ही टेबल पर एक दूध का गिलास रखा हुआ था जो खाली था। हमने उसका सैंपल ले लिया था, उसमें नींद की दवा मिलाई गई थी। अब उस दिन इस घर में नौकरानी गायत्री ही थी, तो जाहिर सी बात है कि दवा भी उसी ने मिलाई होगी। क्यों गायत्री? इंस्पेक्टर बख्शी ने गायत्री की ओर घूरते हुए उससे पूछा। फिर इंस्पेक्टर बख्शी रचना के पास गए और बोले, वैसे रचना जी, उस दिन तो आपने इरफान के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन आपने अपने बारे में एक बात नहीं बताई कि आप अपने पति हार्दिक से पिछले 1 साल से अलग क्यों रहती थी। वो तो उस दिन जब मैं इरफान के घर की तलाशी ले रहा था, तब उसने मुझे बताया कि गायत्री 1 साल पहले आपके यहाँ भी काम करती थी और इसी बीच आपके पति हार्दिक और गायत्री के बीच अफेयर शुरू हो गया। जब आपको दोनों के बारे में पता चला तो आप लड़ झगड़ कर 1 साल मायके में ही रह रही थी, लेकिन बाद में हार्दिक के बहुत मनाने के बाद आप यहाँ पर लौट कर आई। लेकिन शायद आप एक बात नहीं जान पाई कि आज भी आपके पति हार्दिक और गायत्री का अफेयर चल रहा है। जब मैं उस दिन आपके घर आया था तो मुझे दरवाजे पर रखे डस्टबिन से ये नींद की दवा का रैपर मिला। वैसे आपके यहाँ पर नींद की दवा कौन खाता है? रचना आश्चर्य से बोली, मेरे यहाँ तो नींद की दवा कोई नहीं खाता। ये आपकी गलत फहमी है रचना जी। आपके पति हार्दिक
हर रात आपके खाने में ये नींद की दवा मिला देते थे और आप गहरी नींद में सो जाती थी। और उधर गायत्री रितिका की मम्मी के दूध के गिलास में नींद की दवा मिला देती। ऐसे ही हर रात गायत्री और हार्दिक रितिका के घर पर एक साथ रहते और सुबह होने से पहले हार्दिक अपने फ्लैट में लौट आता। अब कत्ल वाले दिन हो गया कुछ उल्टा। उस दिन रितिका की मम्मी ने वो नींद की दवा मिला हुआ दूध नहीं पिया था, क्योंकि हमें उनकी बॉडी में कोई भी नींद की दवा के ट्रेसेस नहीं मिले थे। अब शायद उन्हें कुछ शक हो गया था, या क्या बात हुई? अब हार्दिक जी, आप भी कुछ हमें बता दीजिए। हाँ सर, मैं उस रात गया था गायत्री से मिलने। रितिका की मम्मी को गायत्री ने वो दूध दिया तो था, लेकिन उन्होंने दूध फेंक दिया। और जब आधी रात मैं और गायत्री एक साथ थे तो वो अचानक कमरे में आ गई। वो मुझे धमकी देने लगी कि वो मेरी बीवी रचना को सब कुछ बता देंगी। सर, मैं डर गया था कि अगर इस बार रचना को इस बारे में कुछ पता चला तो पता नहीं वो क्या करेगी, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। मारना पड़ा? क्यों मारना पड़ा? अरे, अगर उस दिन तुम्हारी बीवी को पता चल जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता? वो तुम्हें तलाक दे देती और फिर तुम गायत्री से शादी कर लेते। तुम्हारे लिए तो सब आसान था। लेकिन असल में तुम ऐसा कुछ चाहते ही नहीं। तुम रहना तो चाहते थे अपनी बीवी रचना के साथ, लेकिन गायत्री के साथ भी अवैध रिश्ता रखना चाहते थे। कोई बात नहीं, अब जेल जाओ, वहीं तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी।